किसी को मीना मिल गई इसलिए दुखी है और किसी को मीना नहीं मिली इसलिए दुखी है। दुखी तो दोनों है। लाइफ को फुलफिल कैसे बनाया जाए? दो एलिमेंट से, एक होता है लव और एक होता है पर्पस। कि भागवत क्या सिखाता है? इट्स एन आर्ट ऑफ डाइंग। सो वो हर कैरेक्टर के द्वारा, परीक्षित का कैरेक्टर हो, भीष्म का कैरेक्टर हो, ऐसे कई कैरेक्टर्स के द्वारा ये कहानी बार बार रिपीट होती है कि व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ। जी जी, प्रपोजल पार्वती जी ने किया है। देखिए, आप सोचो कल्चर का क्या पावर है। इतने हजारों साल पहले हुए लिखी हुई कथाओं में अ फीमेल प्रपोजेस एंड मेल एक्सेप्ट्स इट। तो इन एनी वे हर कोई इन्फ्लुएंसर होता ही है। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो इन्फ्लुएंसर ना हो। हर किसी का दायरा छोटा बड़ा होता है। 15,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं और सब लोग झूम के गा के और नाच सब लोग रहे साथ में सुनते हैं, गाते हैं। तो एक वो कम्युनिटी एक्सपीरियंस हो जाता है। इतने लोग बैठे हैं, 7-8 हजार लोग बैठे हैं और उसमें माइक लेके बोलता है कि अ यंग बॉय 15 25 27 ईयर्स ओल्ड बोलता है कि रात के 3 बजे 4 बजे किसी ने कमेंट की होगी कि आई एम फीलिंग वेरी लो, मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में सब खत्म हो गया है, मेरे को कुछ रास्ता सोचता नहीं। रात के 3 बजे आप सोच सकते हो कि हाँ, वो कैसा स्टेट ऑफ माइंड किस होगा। स्टेट ऑफ माइंड में किसी ने बोला होगा। 3 बजे 4 बजे लिखते हैं कि दिस वीडियो केम इन माई यूट्यूब फीड एट द वेरी राइट टाइम। पुनर्जन्म को मैं कोई कथा या कोई अंधविश्वास या कोई सुपरस्टिशन नहीं मानती, मैं उसको 100% साइंटिफिक मानती हूँ। इसका रीज़न है हमारे, आप किसी भी स्क्रिप्चर्स में आप देखोगे, गीता में, भागवत में, शिव पुराण में या कोई भी उपनिषद में, कहीं पे भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलता। मुझे थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि हिंदू जाग तो जाता है लेकिन हिंदू सो भी जाता है बहुत जल्दी। हिंदू को सोने में भी टाइम नहीं लगता। तो ये जो अब जागे हैं तो वो जागना बना रहे और अब कभी सोए नहीं। ऐसा कहा जाता है कि किसी के स्टेट ऑफ माइंड को अपलिफ्ट करना सबसे बड़ी सेवा है। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो सही मायने में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। एक युवा कथाकार, एक बहुत ही पावरफुल ओरेटर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलर और बीसीसीआई विमेंस टीम के जो सदस्य रह चुके हैं, ऐसे युवा कथाकार दीपाली जी आज के हमारे गेस्ट है। अगर दीपाली जी की बात करें तो उनको कई प्रतिष्ठित अवार्ड मिले हैं। उनको अवार्ड मिला है महिला रत्न का, जो उस टाइम के गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको मिला था। रिलायंस एंटरटेनमेंट की ओर से उनको विमेंस एक्सेलेंस का अवार्ड मिला था। और उनकी अगर कथा की बात करें तो वहां पर 10,000, 15,000, 20,000 लोग उनकी कथा को अटेंड करते हैं और एक स्पिरिचुअल जर्नी का वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट की, जहां पर हम लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं। सो दीपाली जी, पिछले 12 साल से मैं आपको जानता हूँ और क्योंकि हम लोग एक साथ बैंक में काम करते थे और मैंने वो साइड भी आपकी देखी है कि जहाँ पर आप हमेशा बात करते थे कि स्पिरिचुअलिटी का कितना इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से हमारा जो हिंदुत्व है, हमारे जो सनातन धर्म है, वो लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। सो दीपाली मैडम से लेकर के दीपाली जी तक का सफ़र कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल केविन, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर ऑन योर पॉडकास्ट शो। मैं ऐसे कई पॉडकास्ट शो में आज तक अभी तक गई हूँ, लेकिन जो मेरे सहयोगी रहे हों एक समय पे, मेरे कॉलीग रहे हों और उनके यहाँ पर पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट, सो आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे। और जो सफ़र है तो uh, आप भी उसके साथ ही रहे, यू हैव सीन द ट्रांजिशन। तो लाइफ नेवर वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स। या जब हम छोटे होते हैं तो हमारे प्लान्स कुछ और होते हैं, हमारे एस्पिरेशन, हमारे एम्बिशन कुछ और होते हैं, युवावस्था में कुछ और होते हैं और हम कुछ और ही बन जाते हैं। जी जी। तो मैं ये बड़ी दृढ़ता से मानती हूँ कि हम आखिर में वही बन जाते हैं जो वो हमें बनवाना चाहता है। हैविंग सेड दैट, जो सफ़र रहा है बहुत एक्साइटिंग रहा है। नई नई चीज़ों, नई नई यात्रा और नए नए फील्ड से होते हुए अभी मैं वहाँ पर फाइनली आ चुकी हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए और या जिसके लिए मैं बनी थी। और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि उस रास्ते पर चलने का सौभाग्य भी मिला और उस रास्ते से हम
कुछ जिंदगियां, वी आर एबल टू टच फ्यू हार्ट्स and create some little change in people's lives, people's emotions, people's minds, people's thoughts and people's heart. So that's nothing more you can ask from God. या और कई बार वी हैव टू बी ग्रेटफुल, हमें ग्रेटफुल भी Yes, होना चाहिए। yes. तो स्पिरिचुअलिटी में देर आर सो मेनी, बहुत सारे पाथ्स है। आपने ये कथा वाला जो पाथ है वो चुना, आपने कहीं ना कहीं शिव कथा, भागवत कथा, इनके बारे में आपने वो उसके वो रास्ते पे आप आगे बढ़े, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? स्पिरिचुअलिटी बचपन से मेरा जीवन का अभिन्न अंग रहा था, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर जो थे, मेरे दादाजी, वो हरिद्वार में उन्होंने सन्यासी जीवन जिया है। आफ्टर सर्टन, मतलब व्हेन ही वाज रिलीव्ड फ्रॉम हिज वर्ल्डली ड्यूटीज, जो सांसारिक सारी जिम्मेदारियां उनकी पूरी हो गई, फिर उन्होंने काफ़ी पिछले जो 40 साल की जो लाइफ की लास्ट 40 इयर्स की एज है, उन्होंने पूरा ये वैरागी मार्ग, सन्यासी मार्ग में उन्होंने बिताया। तो वो बचपन से वो हर वेकेशन में उनके पास जाना, सत्संग होना, तो वो बड़ा स्वाभाविक तरीके से, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ या दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करता है, ऐसे ही टाइम स्पेंड करते करते स्पिरिचुअलिटी के बीज हमारे अंदर बोए गए। तो ना उनकी तरफ से एकदम कोई एक्टिव मेजर कि हम ये बीज बो रहे हैं, ऐसा नहीं। एक यूजुअली ऐसा होता है ना, नेचुरल ट्रांजिशन। नेचुरल की जैसे घर का कल्चर ही यही है और घर का माहौल ही यही है, तो उस माहौल में ऐसे देख के वही। अब वो हमेशा से मैं मानती थी कि बाहर का जो भी हम कुछ पढ़े, मेरे दादा हमेशा मेरे को बोलते थे, और वो उस जमाने में उन्होंने इंग्लिश टीचर, मतलब वो जब छोटे थे 14-15 साल के, उस जमाने में उन्होंने इंग्लिश टीचर रखा था, प्राइवेट ट्यूटर, कि वो मेरे को घर आके ट्यूशन सिखाए, इंग्लिश सिखाए। मतलब सोचो आपको कितने कितने प्रोग्रेसिव माइंड, छोटे से गांव में रहते टाइम, खेती बाड़ी करते टाइम, इतना सोचना कि एक इंग्लिश ट्यूटर आना चाहिए, हमको इंग्लिश सिखाए, नई नई भाषा। तो आप सोच सकते हो उनकी थॉट कितनी प्रोग्रेसिव होगी। तो उन्होंने मेरे को हमेशा से यही कहा कि खूब पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी करना है, मतलब जो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बाहर की दुनिया को सुविधापूर्ण बनाने के लिए है। उससे तुम्हारा ब्रेड बटर आएगा, उससे तुम्हारी रोटी आएगी, खाना होगा, उससे तुम्हारी घर बनेगा, उससे तुम्हारी गाड़ी आएगी, कपड़े आएंगे। तो वो क्या है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी है बाहर की लाइफ को सुविधापूर्ण बनाने के लिए, वो पढ़ाई है। लेकिन वो पढ़ाई अंदर की दुनिया को अच्छा नहीं बना सकती। वो पढ़ाई बाहर की दुनिया के लिए बेस्ट है, वो बेहतर बनाती है, लेकिन अंदर की दुनिया को वो टच भी नहीं करती। तो तुम्हारा डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए। मेरे दादा हमेशा कहते थे कि डेवलपमेंट इंसान का ऐसा होना चाहिए कि जो बाहर की दुनिया भी उसकी बेस्ट हो और अंदर से भी वो बेस्ट फील करे। सो मैं मानती हूँ कि आज जो भी ये पॉडकास्ट, जो भी युवा लोग देख रहे होंगे, यंग पीपल वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, मैं उनसे यही करूँगी, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, ये एक फाउंडेशन है स्पिरिचुअलिटी, जो आपको अंदर से समृद्ध बनाएगा। दैट विल मेक यू रिच फ्रॉम इनसाइड। तो आपके पास दोनों हथियार होने चाहिए। एक हथियार जो आपको बाहर से रिच बनाए, और एक हथियार जो आपको अंदर से भी समृद्ध बनाए। सो ये मैं मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इसलिए हर इंसान की लाइफ में ज़रूरी होता है। और रहा वो क्वेश्चन कि स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप उस साधना पथ को करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आपने कथा ही क्यों चुना? कथा मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू ज्ञान, अध्यात्म, फिलोसॉफी जैसे बड़े बड़े प्रिंसिपल, बड़े बड़े गूढ़ सिद्धांत 3 तरीके से कन्वे होते हैं। कथा के 3 एलिमेंट्स हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी कथाओं में। और जो युवा हैं आजकल के, जिन्होंने कभी भी कथा का स्वाद नहीं चखा है, किसी कथा के पंडाल में गए नहीं है, या ऑनलाइन कोई यूट्यूब में कथा नहीं सुनी है, तो वो बोलते हैं कि कथा से क्या होता होगा, सिर्फ पूजा पाठ होती होगी क्या, भक्ति भाव होता होगा। मैं बोलती हूँ कथा 3 चीजें करती है। स्पिरिचुअलिटी के परस्यू करने के दूसरे भी काफ़ी रास्ते हैं। एक योग हो गया। अब योग को भी लोग सिर्फ कुछ आसन के, तो उसमें वो बहुत ही, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। योग सिर्फ कुछ आसन नहीं है, कुछ पैर, कुछ हाथ यहाँ वहाँ कर लिए, योग इतना नहीं है। वो अपने शरीर, योग है टू यूनाइट विद द अल्टीमेट।
योग, हम्म, मिलना, जुड़ना। योग का सीधा साधा अर्थ संस्कृत में होता है जुड़ाव, जुड़ना। तो वो भी एक रास्ता हो गया, प्राणायाम वो भी हो गया, मेडिटेशन, ध्यान लोग करते हैं, कुछ लोग भक्ति कर, पूजा पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, बहुत 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 सारा रास्ता। एंडलेस हम्म, एंडलेस तरीके हैं। बुद्ध का मार्ग था वो ध्यान का मार्ग था। जी। महावीर प्रभु का जो जैन संप्रदाय में है उनका मार्ग था, वो कठोर तपस्या का मार्ग था। तो काफी काफी संप्रदाय हैं, काफी काफी धर्म हैं जो अलग अलग माध्यम से। अब कथा कैसे यूनिक है, कथा 3 चीजें करती है जो दूसरे सारे चीजें भी हैं वो भी करते हैं, लेकिन उसमें विशेष ये क्या करता है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। एक है एजुकेशन, एजुकेशन कि हमारी लाइफ कैसे खराब हो सकती है ये हमें पता होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब क्या, एजुकेशन शिक्षा किसको बोलते हैं, कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा ये बुरा ऐसा अगर लाइफ में आएगा तो इससे और बुरा है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है, डॉक्टर के एजुकेशन में क्या होता है कि अगर बॉडी में कोई फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन ऑर्गेनिज्म जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, वो आया तो फिर वो क्या कर सकता है, वो हुआ एजुकेशन। मतलब क्या गुड इफेक्ट्स बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसका मतलब है एजुकेशन। पर सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होता। जैसे पता चल गया क्या है तो, लेकिन उससे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ। रेमेडी तो नहीं है। एजुकेशन सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंट स्टेट बता सकता है कि ये है। हाँ। जैसे मैंने वो डॉक्टरी का बताया, मेडिकल साइंस का, उसी में अगर मैं अध्यात्म में जाऊं तो अध्यात्म कहता है कि हमारे षड रिपु हैं। षड माने 6, संस्कृत में षड का अर्थ होता है 6। षड रिपु, रिपु यानी दुश्मन। तो बोलते हैं हमारे 6 दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। ये कॉमन बिलीफ है। तो ये हुआ एजुकेशन, शिक्षा। पता चल तो गया। इससे क्या, तो ये तो सबको पता है, उससे क्या। तो फिर पहला स्टेज है एजुकेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहां पे अटक जाना काफी लोग पहले स्टेज पे ही अटक जाता है। तो जो होता है एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर होता है इवॉल्वमेंट। एजुकेशन तो मिल गया कि षड रिपु मेरे ये हैं। जैसे जैसे हम कथा ही सुनते हैं तो काफी बार वो कंस की कथा आती है। श्री कृष्ण का मामा कंस था, तो हम बोलते हैं बहुत अहंकारी था, अहंकारी था। तो वो कथा क्या सिखाना चाहती है कि कंस तो एक कैरेक्टर है। हमारी कथाओं में हर एक तत्व को समझाने के लिए कैरेक्टर खड़ा किया गया है। तो कंस जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है ईगो को, अहंकार को, कि मैं नहीं मरना चाहूंगा, मैं तो मर ही नहीं सकता। जो सिकंदर जो जो था, सिकंदर को यही था कि यार मैं मर जाऊं, पूरा विश्व विजेता मैं मर जाऊं। तो वो है अहंकार। तो वो पर्सोनिफिकेशन ऑफ वर्च्यू, या खराब गुण या अच्छा गुण, उसका फिजिकल फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म है कंस। तो अब वो कथा सुनते सुनते तो हमको भी पता चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो हमारी भी है, क्रोध वाली प्रॉब्लम है तो वो तो हमारी भी है, अहंकार वाली प्रॉब्लम तो हमारी भी है, ईर्ष्या तो हमको भी होती है, जलन तो हमको भी होती है। तो ये हुआ एजुकेशन। और फिर होता है इवोल्यूशन, उसको तुम कैसे खत्म कर सकते हो, वो सेकेंड स्टेप कथा हमें सिखाती है। जो ये सारे जो कथाएं हैं, तो वो श्री कृष्ण ने कंस को कैसे खत्म किया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ क्रोध, एंगर, और सारों को मारा, कालिया नाग को मारा नहीं है। कालिया नाग, आप जो कथाएं देखेंगे, भागवत उसको वश में किया, ऐसा बोलते हैं, कंट्रोल किया है। तो बोलते हैं कि क्रोध को मारा नहीं जा सकता, क्रोध को तुम कंट्रोल करो। सो ये सारे सिंबॉलिक एक्टिविटी, जो सिंबॉलिक वे में ये कथाएं सुनाई गई हैं, कि एक तो होता है एजुकेशन, क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक होता, फिर दूसरा स्टेज होता है इवोल्यूशन, कि जो बुरा है उससे हम कैसे निकले और जो अच्छा है उसके तरफ हम कैसे बढ़े, तो वो है इवोल्यूशन। और इन दोनों को अचीव कैसे किया जाता है, थर्ड वे में, एंटरटेनमेंट के साथ। सो जो कथाओं की जो शैली होती है बड़ी हल्की फुल्की रहती है, बड़े बड़े गूढ़ सिद्धांत ऐसे होते हैं, लेकिन इतने लाइट टोन में, इतने सुपाच्य, जिसको बोलते, सुपाच्य, जैसे कोई रेमेडी भी होनी चाहिए। रेमेडी, दवाई लो तो वो दवाई इजी टू कंज्यूम भी तो होनी चाहिए। तो कथाओं की एक्सेप्टेबिलिटी आप भारत भर में और विश्व भर में देखिए, आप इतनी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि वो इजी टू कंज्यूम है।
स्टोरी बड़े फॉर्म्स में। स्टोरी फॉर्म्स में है। स्टोरीज किसको अच्छी नहीं लगती? बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको स्टोरीज अच्छी लगती है। लोग बोलते हैं कि स्टोरीज आर जस्ट, मतलब ये कथाएं हैं, इट इज जस्ट फॉर एल्डर पीपल, मतलब जो बूढ़े लोग हैं हाँ उसके लिए। नहीं, एवरीवन लव स्टोरीज। हाँ छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, युवा अवस्था में आपको नहीं अच्छी हाँ, लगती, हमें भी बहुत अच्छी, अच्छी। सबको अच्छी हाँ। लगती है। सो स्टोरीज से हमारे अंदर कुछ बदलाव आए, हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आए, देन नथिंग कैन बीट दैट। जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज होती थी, जैसे वंडरफुल वे अकबर टू बिरबल की स्टोरीज होती है। वंडरफुल वे टू इनकलकेट वैल्यू सिस्टम इन योर किड्स। उससे बढ़िया कोई वे ही नहीं हो सकता कि तुम अपने बच्चों को कुछ वैल्यूज दो, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसकी समझ दे सको, जी। वरना तो वो भाषण हो जाता है। हाँ। और भाषण जब आता है, दो तरीके होते हैं हम्म किसी को समझाने के। जैसे मेरे को आपको कुछ समझाना है, आपने कुछ गंदा किया, समझ लो केविन ने कुछ बहुत ही खराब काम किया है, हम्म तो उसको एड्रेस करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको बोलूं कि तूने बड़ा गंदा काम किया, हम्म बड़ा खराब किया, आपने हम्म ये अच्छा नहीं किया, आपको ये होगा, आपको ये रिपरकशन होंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? यू विल नॉट 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 लाइक गुड। इट, हाँ। यू विल नॉट लाइक इट। हम्म चलो, कोई घर का बुजुर्ग कह रहा है या कोई हम्म अपना खास दोस्त कह रहा है तो एक बार सुन भी लोगे, लेकिन वो 3-4 बार बोलेगा तो कितना भी खास दोस्त हो दुश्मन बन जाएगा। हम्म सगा बाप भी दुश्मन लगने लगता है, हम्म होता है ना घरों में। हम्म तो लोगों को ऐसे भाषण अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसी उसी बात को अगर मैंने ऐसे एड्रेस किया होता कि केविन पता है, आ, मेरे को एक शख्स याद आ रहा है कि जिसने ऐसा ऐसा किया था, जो जैसा तुमने किया वैसा वैसा उसने किया था, फिर उसको पता है क्या हुआ, उसकी लाइफ में ये हुआ, उसकी लाइफ में वो हुआ, उसकी लाइफ इतनी फिर वो हो गई, खराब हो गई, फिर वो इतना खराब उसकी लाइफ हो गई, फिर उसको शान ठिकाने आई, फिर वो अच्छे रास्ते पे गया। लेकिन उसमें कितना सारा उसका एनर्जी खत्म हो गया, फैमिली रिलेशन खत्म हो गए, ये हो गया, बहुत नुकसान हो गया, आर्थिक नुकसान हो गया, सामाजिक पारिवारिक, कितना नुकसान झेलने के बाद उसमें अक्ल आई, और फिर अब वो सही रास्ते में है, तो फिर वापस अच्छे होने लगा। तो वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट हिंट मैंने तुमको दी, हम्म इनडायरेक्ट हिंट आपको दी कि देखो उसकी मैंने आपको कुछ नहीं बोला है कि हम्म केविन तुम वरना ये मत ईगो पे करो, आ जाती है ईगो बात। पे आ जाती। मैंने सिर्फ ये कहा कि ऐसी थर्ड पार्टी के ऊपर ब्लेम डाल के ये उसको समझा दिया कि भाई ये है। ये हो सकता है कि ये कि राम ने ऐसा किया तो राम की लाइफ में यही हुआ, कई ने ऐसा किया तो कितना सबको कष्ट हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि डोंट बी कई। हम्म। तो कई ने ब्लेम अपने पे लिया, लेकिन कितनों को, करोड़ों लोगों को ये मैसेज दिया गया कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब उसी चीज को, ये बोध पाठ को आप किसी के सर पे बैठ के तुम भाषण हथौड़े दो। मारो, हाँ। तो वो असर नहीं करता। स्टोरीज इसे इसी इसी तरह से लोगों की लाइफ में चेंज लाती है कि अ, हो किसी और की लाइफ में रहा है और उससे हम सीख रहे हैं। एंड दैट्स, आई गेस, इट्स द मोस्ट पावरफुल वे टू लर्न समथिंग। लोग मूवीज क्यों देखते हैं? जी। आपने सुना होगा कि कई कई कल्ट मूवीज जो होती हैं, जिन्होंने पूरे समाज पर गहरा प्रभाव हाँ किया होता है, किसी भी अच्छा या बुरा। हाँ सही है, देखो, दोनों दोनों देखो, पर्सपेक्टिव्स में है। प्रभाव दोनों तरीके से हो हम्म सकते हैं। कुछ अच्छा प्रभाव भी हो सकता है और कुछ बुरा बुरा भी। प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक स्टोरी है, मूवी स्टोरी। तो हम्म स्टोरी अच्छी स्टोरी होगी तो समाज में अच्छा चेंज लाएंगे, और बुरी कचरी कचरा टाइप जो मूवीज होती हैं और ऐ- ऐसी स्टोरीज हैं तो समाज में डेफिनेटली उसका भी गहरा प्रभाव है। हम्म कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम्म मूवी तो है, देखो, एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ, भूल जाओ। भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। द हम्म स्टोरी सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट योर साइकोलॉजी। जब आप, जैसे मैं बोलती हूँ कि कोई हमारी कथा में जब आएंगे और फिर कथा के 4 घंटे का सेशन रहता है और 7 दिन का पूरा कथा हम्म रहती है, तो 4 घंटे के बाद वो वहां से निकलेगा बंदा, या कोई औरत है या हम्म पुरुष है, सुनकर निकला, उनको पता नहीं है मेरे में क्या चेंज आया है। ही हाँ कैन नॉट रियलाइज इट, क्योंकि वो चेंज इतना सटल। मैसिव नहीं होता, हम्म बहुत सटल बारीक चेंज होता है और सबकॉन्शियसली अंदर बैठा हुआ होता है। वैसा ही मूवीज में होता है। हम्म तो तब तो तुमने एंजॉय कर लिया, देख लिया। अब मैंने तो देखी भी नहीं है, लेकिन एक अभी हम्म बड़े विवाद में थी, जिसमें जो मूवी का जो मेन नायक है, प्रोटोगोनिस्ट है, उसने
बारंबार थप्पड़ मारे और उस सोशल मीडिया में काफी विवाद हुए। हम्म। अब कोई पुरुष अपनी पत्नी को लेकर ऐसे चलचित्र देखने जाएगा और देखा तो उसके माइंड में भले वो ना करता हो ऐसा कुछ, इम्पैक्ट इम्पैक्ट इफेक्ट तो पड़ता है ना कि इट इज ओके टू डू दिस विथ योर वाइफ। वाइफ को थप्पड़ लगा लेना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, लोग तो करते ही और होंगे, वो तो हीरो है। वो तो हीरो है और इतनी बड़ी स्क्रीन में करोड़ों लोगों ने देखा और वो जब सीन होता है लोग तालियां भी बजाते हैं। तो इन अ वे एक मैसेज जाता है साइकोलॉजी को कि ये करना कूल है, चल सकता है। सो इसीलिए हमारे समाज को कौन सी कहानियों को अडॉप्ट करें या कौन सी कहानियों को ज्यादा प्रचार किया जाए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सही बात है। गलत कहानियां क्यूमुलेटिव वे लेवल पर समाज को गलत राह पर ले जाती है। उसका तुम्हें इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखता है, उसके तुम्हें इमीडिएट इफेक्ट्स नहीं दिखते कि समाज में एकदम से अराजकता आ जाएगी या सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को पीटने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई धूम वाली मूवी आई तो अचानक लोगों की एवरेज स्पीड बढ़ जाती है, तो वो इम्पैक्ट आएगा ही। कूल बन जाता है ना। हाँ, फिर जो अफोर्ड कर सकता ओवर है, स्पीडिंग इज कूल, ऐसा वो- मतलब उसको लगता जो वेल टू डू फैमिली से है ना, 2-3 किस्से हुए हैं भारत भर हाँ। में, पुणे में हुआ, अहमदाबाद में हुआ। हाँ। वेल टू डू फैमिली से है, पापा को बोल दो पापा एक कार ले दो, पापा धूम वाली बाइक ले लो, धूम वाली कार ले लो, जो जिसके पास पैसा है परवड़ता है तो वो बाप ले भी देता है, ले तो दिया, फिर वो जो देखा है हाँ, अब वो उसका मशीन असर हाथ है। में आ गई। मैडम, आज की डेट में ये जो यंगस्टर्स है वो मीनिंग ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं बात करते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ की बात करते हैं, और भागवत कथा का कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो आपका इसके बारे में क्या थॉट्स है आपके? बड़ी अच्छी बात कही। भागवत कथा उसका अगर मेरे को कोर मैसेज अगर कहना हो कि जैसे हर चीज़ का एक कोर मैसेज होता है ना। जैसे एप्पल का कोर मैसेज क्या होता है कि थिंक डिफरेंट, तो अपने यूजर को क्या कहना चाहते हैं, वो एज अ ब्रांड कुछ थीम होता है ना, एक कोर मैसेज होता है कि क्या ये ब्रांड क्या कन्वे करना चाहता है। भागवत एक ही मैसेज को बारंबार स्ट्रेस करता है, स्ट्रेस यानी कि उस पर एम्फसाइज करता है कि भागवत क्या सिखाता है, इट्स एन आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ डाइंग ओह, कि आप जब मरो तो आप किस संतुष्टि से मरो, कंटेंटमेंट जिसको बोलते हैं। कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट। देखो कंटेंटमेंट तो ऐसा है, संतोष तो बहुत इजी मिल जाता है कि चलो हो गया ठीक है बहुत कर लिया, संतोष तो मिल जाता है, लेकिन फुलफिल्ड फील होना बहुत डिफरेंट। कंटेंट और फुलफिल फील करना दोनों अलग चीजें हैं। कंटेंट यानी संतोष, हमने बहुत बहुत नाचियो गोपाल, बहुत खेल लिया, बहुत कमा लिया, बहुत कर लिया, वो कंटेंट हुआ। संतोष खैर वो भी बहुत डिफिकल्ट है, लोगों को वो भी नहीं नहीं अचीव होता है, लेकिन वो मैं मानती हूँ फिर भी अचीवेबल है। फुलफिल्डमेंट कि मैं फुलफिल्ड फील कर रहा हूँ मरते वक्त, हाउ अमेजिंग दैट इज। तो वो भागवत बार बार हर कैरेक्टर के द्वारा वो सिखाना चाहता है कि आदमी जब ये संसार को छोड़े तब किस फुलफिलमेंट के साथ, क्या होलसम विचार के साथ संसार छोड़े। और वो कब हो सकता है, जब वो अच्छा जिया हो। तो देखो डेथ उसी की अच्छी होती है जिसकी लाइफ अच्छी होती है। जिसने पूरी लाइफ अच्छी नहीं बिताई उसकी डेथ कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। ये एग्जाम जैसा है, डेथ इज एन एग्जाम। एग्जाम में जो पूरा साल पढ़ाई करेगा वो लास्ट में एग्जाम अच्छा लिख पाएगा। पूरा साल नहीं पढ़ा तो ठीक है, वहाँ थोड़ी प्रसाद ले लिया, वो ले लिया जैसे सब करते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन लाइफ में भगवान के साथ तो चीटिंग हो नहीं सकती। तो वो लाइफ अगर फुलफिल्ड नहीं होगी तो डेथ में फुलफिलमेंट फील नहीं होगी। सो वो हर कैरेक्टर के द्वारा, परीक्षित का कैरेक्टर हो, भीष्म का कैरेक्टर हो, ऐसे कई कैरेक्टर्स के द्वारा ये कहानी बार बार रिपीट होती है कि व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ। लाइफ को फुलफिल कैसे बनाया जाए, दो एलिमेंट से, एक होता है लव और एक होता है पर्पस। लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप कोई अपेक्षा बोलते ना अनकंडीशनल, वहां से कुछ मिले भी नहीं तो भी मैं उसको चाह सकूं, ऐसा कोई आपको व्यक्ति मिल गया या फिर भगवान हो गया जो
दो तरीके हैं, हम्म या तो तुम किसी इंसान को चाहो हम्म हु कैन हर्ट यू एट सम टाइम, हम्म और या तो तुम अल्टीमेट को चाहो जो तुम्हें हर्ट नहीं करता है। तो सबके अपने तरीके हैं। हम्म और मैं उसमें कोई एक बड़ा ज्यादा अच्छा है या एक कम है, ऐसी बात नहीं है, सबके अपने तरीके हैं। तो एक हो गया लव, और सेकंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस। वाह। और ये दोनों चीजें अपनी लाइफ में है तो डेथ फुलफिल्ड फील होती है। इन दोनों में से एक भी चीज की कमी है तो लाइफ फुलफिल्ड फील नहीं होती। सो लव एंड पर्पस, ये दो चीजें अगर भागवत सिखाती है, ये दोनों चीजें लाइफ में होनी चाहिए। श्री कृष्ण का आप कैरेक्टर देखो तो हम्म प्यार की भरमार है, वो हम्म खुद प्रेम का स्वरूप है। और उनको जिनसे प्रेम मिला वो भी कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, और उन्होंने जिनको प्रेम किया वो भी कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। उसमें नंद बाबा हो गए, यशोदा माँ हो गए, गोपियाँ हो गई, राधा जी हो गई, फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ मित्र हैं, सुदामा जी जैसे सखा हम्म हैं, अर्जुन है, काफी लोग, अपनी बहन है सुभद्रा। तो प्यार किया, प्यार पाया भी, लेकिन एक तरीका वो होता है कि उतने में ही खुश हो जाओ। प्यार कर लिया, प्यार पा हम्म लिया, प्यार दे दिया, परिवार का खत्म। ध्यान रख लिया, बात खत्म। तो कोई महान नहीं बनता है। हम्म तो प्यार भी होना चाहिए, और फिर पर्पस क्या था? अभ्युत्थानम अधर्मस्य धर्म संस्थापनार्थाय। तो फिर धर्म की संस्थापना मतलब टू लीड पीपल इन द राइट पाथ, वो उनका पर्पस था। हमारा पर्पस कुछ और हो सकता है, किसी और का पर्पस। लता मंगेशकर जी के लाइफ का पर्पस क्या हो सकता है? आप सोचो, गॉड गिफ्ट है, हम्म समझो, वो आवाज है, करोड़ों रुपए दे हाँ, वो करके भी नहीं वो मिल खरीदी सकती। नहीं जा सकती, वरना रिलायंस परिवार खरीद ही लेता। हम्म वो वो कृपा नहीं है, वो कृपा उस पर है। तो सोचो, उस पर वो कृपा है और उसने उसका यूज नहीं किया तो कितना बड़ा धोखा है वो कृपा करने वाले के साथ भी, अपने खुद के साथ भी। और वो कृपा से दूसरों लोगों को जो आनंद मिल सकता था, शांति मिल सकती थी, राहत मिल सकता था, सुकून मिल सकता था। तो यू हैव डन इनजस्टिस टू एट सो मेनी लेवल्स। एक तो प्रेम और पर्पस, इन दोनों में से एक भी अगर नहीं है, और सिर्फ पर्पस ही है और प्रेम भी नहीं है, तो भी बिल्कुल इंटेलिजेंस और इनोसेंस। सूखा लाइफ हो जाता है। सो प्रेम और पर्पस, ये दोनों लाइफ, भागवत में बार बार ये मैसेज आता है कि अगर वो लाइफ में है तो डेथ भी फुलफिल्ड होगी। आपने कृष्णा की बात बोली, उसको बोलते हैं एम्बोडिमेंट ऑफ लव। आप ये बहुत इंटरेस्टिंग जो कृष्णा का कैरेक्टर है। बहुत ज़्यादा फेलियर है उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम्स का भी सामना किया। तो कृष्णा को एज अ पर्सन, एज अ गॉड तो हम सब उसकी पूजा पूजा करते हैं, लेकिन एज अ पर्सन आप किस तरीके से देखते हो? दो विचारधाराएं हैं। कुछ लोग जो आस्था रखते हैं वो उनको भगवान मानते हैं, और कुछ लोग जो भगवान में आस्था नहीं रखते वो इतना तो एक्सेप्ट करते हैं कि ये महामानव थे। महामानव थे, वो तो एक्सेप्ट करना हाँ। पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम जीते हैं और हमारा हर किसी का प्रभाव कुछ होता है, इन्फ्लुएंस। आजकल ये टर्म बहुत बड़ा वेगली यूज होता है ना, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर हर जगह पे हर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया है। तो इन एनी वे हर कोई इन्फ्लुएंसर होता ही है, ऐसा दुनिया में कोई भी हाँ। इंसान नहीं है जो इन्फ्लुएंसर ना हो। हर किसी का दायरा छोटा बड़ा होता है। जी। इन्फ्लुएंसर तो हर को, हम अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं करोगे तो भी अपने घर के 4 लोगों को तो प्रभावित हाँ जी, करोगे, सही इन्फ्लुएंस बात। करोगे। तो महामानव इन अ सेंस आप देखो कि जिसका प्रभाव पूरे आर्यवर्त पे पड़ा, और आर्यवर्त पे पड़ा, उस समय की पॉलिटिक्स पे पड़ा, उस समय की विचारधारा पे पड़ा, और प्रभाव इतना पड़ा कि आज भी 5,000 6,000 साल के बाद भी हम उसके भजन गाते हैं, उनकी कहानियाँ गाते हैं, सुनते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। लगता है कि अभी वो माखन चोरी करने आएंगे। अभी हम जब रास भी करते हैं, खास करके गुजरात में तो ये वो कल्चर है। हाँ। तो जो भी रास भी हम जब नृत्य करते हैं तो भी लगता है कि भगवान के साथ हो रहा है। सो आप सोचो कि आप कितना इटर्नल इम्पैक्ट डाल रहे हो। अगर आप उसको भगवान भी एक सेकंड के लिए ना मानो, जो नास्तिक होते हैं, जिनकी आस्था नहीं होती, डोंट बिलीव इन गॉड,
वो भी इतना तो स्वीकार करेंगे कि टू हैव एन इम्पैक्ट फॉर 5,000 10,000 years, हाउ वंडरफुल इट इज। तो हमें अपने पिताजी का नाम याद होता है, दादा का नाम याद होता है, से ज्यादा ज्यादा परदादा का नाम याद होता है। उसके ऊपर हमें एक परदादा के दादा का नाम हमें याद नहीं होता, जिनकी प्रॉपर्टी हम एंजॉय करते हैं। ठीक है, पुश्तैनी हवेली हो गई, पुश्तैनी खेत हो गए, हाँ। वो सब हम एंजॉय करते हैं, लेकिन नाम या नाम पता नहीं है। तो सोचो 5,000 सालों से कोई कल्चर जिसको भूल नहीं पाया है, वो कितने उनके कार्य ऐसे होंगे कि लोगों के दिल, दिमाग, जहन, आत्मा तक वो प्रभाव किया है। सो इज अ वे टू लुक इट, कि एक तो भगवान का मार्ग है, भगवान मानो, जो हमारा मार्ग है, और भगवान ना मानो तो भी ये तो समझो कि महामानव है, तो महामानव से क्या क्या सीखा जा सकता है। जी। तो दोनों तरीके से श्री कृष्ण हमारी लाइफ में उपयोगी है। भगवान मानो तो बहुत ही वो अलग रास्ता हो गया, लेकिन हाँ। ना मानो तो भी श्री कृष्ण यूजफुल तो है ही, हम्म। क्योंकि हर कोई एट द एंड अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, प्रभाव करना चाहता है। तो उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर तो कौन हो सकता है। राइट। और कृष्णा की बात निकली और भगवत गीता की बात ना निकले, ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवत गीता को आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, हर एक धर्म में अपने अपने पुस्तक है। तो एज अ हिंदू में अगर भगवत गीता की बात करें, और तो आप किस तरीके से उनको भगवत गीता को देखते हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या हुआ है कि देखा ऐसे जा रहा है कि गीता कब पढ़ते हैं, जैसे स्पेशली जो 15वां अध्याय है हाँ हाँ पुरुषोत्तम योग, हाँ। तो बोलते हैं कि कोई गुजर गया है, या उसके पीछे जो 12 15 13 दिनों की जो क्रियाएं होती हैं, तब गीता का पाठ करेंगे, वो है। लेकिन एक्चुअली ये किसी के मर जाने के बाद उनके नाम को स्मरण करके पाठ करने वाला नहीं है। इट्स अ मैन्युअल हाउ टू लिव योर लाइफ। या। तो जैसे कोई एसी खरीदते हो तो उसके साथ एक मैन्युअल आता है, तो मैन्युअल में लिखा होता है। कार लेते हो तो एक मैन्युअल आता है, कंपनी देती है मैन्युअल। अब वो कार स्क्रैप में डालनी हो तो मैन्युअल पढ़ने से क्या फ़ायदा। वैसा ही है, वो मैन्युअल अगर लाइफ मिला है तो उसके साथ वो मैन्युअल है, वो मैन्युअल जीते जी। तो ये एक वे है। दूसरा, मैं उसको एक सांप्रदायिक या धार्मिक ग्रंथ नहीं कहूँगी, वो है सनातन धर्म का जो प्रस्थान तीन महत्व के जो अथॉरिटी है, उसमें से एक गीता है। पर अगर उसको एक धार्मिक कह दिया तो उसका इम्पैक्ट लिमिटेड हो जाएगा, या। वो सिर्फ हिंदू हिंदू लोगों में ही रह जाएगा। मैं ये मानती हूँ कि गीता हर किसी के लिए है। अब बराक ओबामा भी अगर यूएस प्रेसिडेंट रहते हुए गीता पढ़ते हैं, और फिर अपने ब्लॉग में लिखते भी हैं कि रामायण, महाभारत और गीता ने मेरे लाइफ में बहुत सारे थॉट्स की रिचनेस लाई है, तो आप ये समझ सकते हो कि अक्रॉस कल्चर, अक्रॉस रिलीजियन, अक्रॉस कलर, कास्ट, क्रीड, ये अद्भुत सीख मिल सके, ऐसा एक ग्रंथ है। आइंस्टाइन जो थे वो काफ़ी पाठक थे, काफ़ी लोगों ने स्टडी किए। तो यही इसकी खूबसूरती है कि इसको एक पर्टिकुलर रिलीजन के वाड़े में न बांधकर उसको बाहर मुक्त कर निकल। दिया जाए। मैडम, आपकी जो भागवत कथाएं होती है, शिव कथाएं होती है, उसमें 10,000 15,000 20,000 लोग आते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज आपको लगता है कि उनको, क्योंकि आज की डेट में 7 दिन की कथा है, ये बहुत बड़ी चीज, लोग 10 सेकंड की रील देख के निकल जाते हैं। तो वहां पर 7 दिन तक ऑडियंस को रिटेन करना, तो वो कौन सी चीज है जो लोगों को वहां पर खींच के लाती है, आपको क्या लगता है। एक होता है कम्युनिटी एक्सपीरियंस, हम्म। एक होता है कुछ अच्छा सीखना, कुछ अच्छा जानना, या सिंपल फॉर्म में अगर दो चीज़ें भी निकाल दो, एजुकेशन और इवोल्यूशन, वो भी हम्म। निकाल दो, तो तीसरा एलिमेंट जो हम कर दे कि भक्ति, कुछ नहीं है तो सिंपल भक्ति करने आ रहे हैं, कुछ नहीं तो सिर्फ भगवान का नाम में रम जाने आ रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस हम अगर अकेले घर में बैठ के करें, और या फिर आप सोचो 20,000 के कम्युनिटी में आप 15,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, और सब लोग झूम के गा के और सब नाच लोग रहे साथ थे। में सुनते हैं, गाते हैं, तो एक वो कम्युनिटी एक्सपीरियंस हो जाता है। और मैं ये मानती हूँ कि प्रार्थना है या भक्ति है, वो जितना समूह में किया जाए उसकी शक्ति और बढ़ती है।
और मैं बताऊं, ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू यूनाइट पीपल। हम्म, बहुत सारी कास्ट के लोग आते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक डेमोग्राफी से लोग आते हैं, कल्चरल डेमोग्राफी से लोग आते हैं, और सारे लोग हर एक 20 एज ग्रुप के आते हर हैं। एक एज ग्रुप के आते हैं, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एजुकेशनल, कोई अनपढ़ होता है, कोई पीएचडी वाले, सारे लोग आते हैं वहाँ पे। तो उन सब को एक सूत्र के साथ बांधा जाए और सब एक साथ संकीर्तन करें या सुने या कुछ जाने। और मैं समझती हूँ इससे समाज में एकता, संप, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो हमारा इंडिया का इथोस है, वो हमारी कथाएं बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रेजेंट करते हैं, कि अक्रॉस हर तरीके के लोग साथ में बैठकर एक ही चीज को सुने, समझें, उसका आनंद ले पाए और अपने जीवन में बदलाव लाए। तो हम्म, एक तो अपने आंतरिक मन भेद होते हैं, मनमुटाव होते हैं, वो भी दूर होते हैं, और काफी एक हैप्पी गो फुलफिल एक्सपीरियंस रहता है। एक्सपीरियंस रहता है, कम्युनिटी एक्सपीरियंस। और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो आप शेयर करना चाहे आपके कथा के एक्सपीरियंसेस की, कि जो आपको टचिंग लगी हो, आपको लगा कि वाओ। एक्सपीरियंसेस तो हमारे बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि अ, अ, कुछ ऐसी भावनामय बात आ गई, कोई इमोशनल बात आ गई, एंड आप देख रहे हो कि सामने 5-6 हज़ार लोग, 20,000 लोग बैठे हैं, और उसमें से 5-6 हज़ार लोग रो रहे हैं रुमाल निकाल कर, तो वो दिखता है दैट। और वो आप वीडियो में वो महसूस नहीं कर सकते हो। अब वो उसका लाइव टेलीकास्ट भी हम करते हैं, और हम्म, उसके बाद के वीडियोस भी अवेलेबल रहते हैं बाद में यूट्यूब में जाकर लोग, बट वो जो एनर्जी क्रिएट होता है, वो हम्म, सिर्फ वहां पे बैठ के ही फील किया जा सकता है। आप सोचिए, इतनी गर्मी में एसी के बिना, पंखे के बिना रहने की लोगों को आदत नहीं है, ऐसे में पंडाल में 20-20 हज़ार लोग, 15-15 हज़ार लोग, 5,000 10,000 लोग बैठना। और टाइमिंग भी ऐसा होता है, 3 से 6, दोपहर के 3 से 6 हो गया, 9, या सुबह 9 से 12 हो गए। हम्म, आप समझ सकते हो गर्मी। लेकिन फिर भी लोग आते हैं, बैठते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर गेटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ इट। हम्म, लोग बोलते हैं, अगर वैल्यू नहीं मिलती है, वैल्यू एडिशन हमारे अंदर नहीं होता है, तो क्यों, तो कौन क्यों आएगा ठीक कोई। है, एक दिन किसी को अच्छा लगाने के लिए चले गए, या कोई मित्र है या सगे संबंधी ने, कोई यजमान है, तो उसको अच्छा लगाने के लिए हाजिरी हाँ। करके आ गए, अटेंडेंस हो गया। लेकिन हमारी कथाओं में ऐसा होता है कि जो पहले दिन से जो लोग होते हैं, उससे दूसरे दिन ज्यादा होते हैं, दूसरे दिन से चौथे दिन में, चौथे दिन से ज्यादा 7वें दिन में ज्यादा लोग होते हैं। हम्म, सो वो होता है कि इट्स एन एविडेंस कि लोगों को वहां पे वैल्यू एडिशन हो रहा है। हम्म, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। या। वो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो लाइव वीडियो भी मेरे यूट्यूब में अवेलेबल है। एक कोई 25-27 साल का नौजवान, यंग बॉय, जिससे हमारे जब कथा पूरी होने वाली होती है, उसमें फिर थोड़ा एक ब्रेक लेके फिर कथा पूर्ण हम्म, होती है, आरती होती है, फिर वहाँ से विदाई होती है सबकी। तो वहाँ पे सरा जाहिर इतने लोग बैठे हैं, 7-8 हज़ार लोग बैठे हैं, और उसमें माइक लेके बोलता है कि यंग बॉय 15 25 27 ईयर्स ओल्ड बोलता है कि मेरे लाइफ में कुछ गलत चीज़ें खाने की, वो होता है ना, गुटखा, खैनी, हम्म, वो सारी जो हम्म, चीज़ होती है, मावा मसाला, हम्म, वो खाने की आदत है, और 5,000 लोगों के सामने वो बोला है कि आज से मैं ये छोड़ रहा हूँ। सोचो क्या इम्पैक्ट किया होगा उसकी लाइफ को। और ऐसे एक्सपीरियंसेस तो भरमार है, और दैट्स एन विजुअल एविडेंस, जो एक तो 5-7 हज़ार लोगों के सामने एक्सेप्ट या करना वही बड़ी बात है। बड़ी बात है, खड़ा उनको रहकर कितना माइक वो में अंदर से, बोलना। हाँ। तो इन दैट वे, और वो किसी एक को टारगेट करा के नहीं किया गया था कि तुम्हें ये हाँ। करना है। मैं अपने कथाओं में कभी ये टोन ऐसा नहीं इस्तेमाल करती कि ऐसा ही करना है, क्योंकि मैं अपने आप को उपदेशक के रोल में नहीं देखती। मैं वहां से कथाएं शेयर करती हूँ। हाँ, और तो यही है पावर ऑफ कथा, और जो दिल से कही गई बात होती है, वो आई थिंक दिल को टच करती है, और जी। लोगों को सामने से होता है, और जिसको लोगों होता की है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो लोगों सके। को, कुछ लोगों को वो टच कर जाती है, एंड देन और यही मुझे कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल चीज लगती है, किसी की कही गई एक स्टेटमेंट, कुछ ऐसी बात लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और कथा में ये पावर है, आई थिंक। मैं
कितनी बार ऐसा मेरे को कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना, आई एम श्योर आपको भी अनुभव होगा जो भी, तो हम्म उसमें लोग लिखते हैं। और अगर हम टाइमिंग देखें ना, हम तो फिर सुबह उठ के पढ़ेंगे या हम्म कुछ कब, हम्म तो रात के 3 बजे 4 बजे किसी ने कमेंट की होगी कि आई एम फीलिंग वेरी लो, मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में सब खत्म हो गया है, मेरे को कुछ रास्ता सूझता नहीं है। रात के 3 बजे आप सोच सकते हो कि हाँ, वो कैसा स्टेट ऑफ माइंड किस होगा। स्टेट ऑफ माइंड में किसी ने बोला होगा 3 बजे। और एक तो वो टाइम ही ऐसा है कि जो किसी के नॉर्मल लोग किसी के लाइफ में अगर कुछ। थोड़ा सा भी खराब चल रहा है ना हाँ। टाइम, तो रात के 3 बजे 4 बजे तक जगे हो तो मतलब समझ लो डिप्रेशन में जाना गारंटीड है। क्योंकि वो टाइम ही ऐसा है, इतने नेगेटिव थॉट्स थॉट्स आते वगैरह हैं कि से, हाँ। मेरा लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, आई एम जी। समथिंग लेस, मैं हाँ। कम और वहाँ पे तब वो लोग 3 बजे 4 बजे लिखते हैं कि दिस वीडियो केम इन माई यूट्यूब फीड एट द वेरी राइट टाइम। ओ। सो ये है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कौन से लोगों को किस टाइम पे, जब हम सो रहे होते तब हमारे शब्द किसी की लाइफ किसी की में किसी को जगह ट्रांसफॉर्मेशन दे देता है। देते हैं, हाँ, हाँ। तो ये है कि दैट्स ग्रेस ऑफ गॉड। आपके लिए भी ये दोनों चीज, आप जैसे दिस लव इज की बात ग्रेस करो और ऑफ गॉड। फुलफिलमेंट की बात करो, यहाँ पर आपको लोगों का प्यार भी मिला है, और हाँ, आपके लिए भी ये फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। ये फुलफिलिंग ही तो है। आप किसी रोते हुए को हंसा दो, या फिर जो बहुत हंसता है उसको थोड़ा इमोशनल करके रुला दो हाँ, इन राइट वे, इन अ राइट वे। क्योंकि हाँ। इमोशन रोना इन अ वे की बहुत जरूरी होता है। हम अंदर से कहीं मर ना जाए, हमारी संवेदनाएं खत्म ना हो जाए, हमारी सेंसिटिविटी एंड सेंसिबिलिटी खत्म ना हो जाए। हाँ। किसी की पीड़ा देखकर हमें रोना आना चाहिए। हम्म, किसी के साथ बुरा हो रहा है वो देखकर हमें रोना आना चाहिए। तब आंसू नहीं आते तो समझ लो इधर कुछ लोचा है, हम्म, और इसको कोई कार्डियोलॉजिस्ट फिक्स नहीं कर हम्म, सकता। सही है। तो ये कथाएं फिक्स करती हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट तो वेन्स आर्टरी वो फिक्स कर देता है, लेकिन उसके अंदर संवेदनाएं होना, तो वो ये फुलफिलमेंट है कि हम संवेदनाओं से लोगों का हृदय फील कर सकते हैं। और और पर्सनल लेवल पे मैं आपको ये सवाल पूछूं कि आपके लिए तो ये कथा सेम ही है, आप तो अलग अलग जगह पे सेम चीजें रिपीट करते जा रहे हो, तो आपको ये कभी आपको वो फ्रेश वाला एक्सपीरियंस होता है, आपको तो लगता है कि नहीं ये तो ठीक है नॉर्मल, आपका वो नहीं, पर्सनल लेवल पे क्या है? नहीं, मुझे ये कथा रोज नई लगती है। ओ। इट इज like new for me, for like ईच एंड एवरी each टाइम। and every single day, each and every single कथा reciting, कथा speaking, और जो गाने का कथा कहने का एक्सपीरियंस है इज completely different। क्योंकि ये श्रोताओं के साथ गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। तो मैं अपनी कथाओं में जब पहले दिन बैठती हूँ तो मैं पहले दिन ही बोल देती हूँ कि ये एक विवाह है, इट्स अ मैरिज हाँ। बिटवीन अ स्पीकर एंड अ लिसनर। या। सो इस मैरिज में हम दोनों एक्टिव रहेंगे तो मैरिज अच्छा चलेगा, हाँ, और एक वन साइडेड एफर्ट होगा तो मैरिज नहीं 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 टिकता है। नहीं। तो मैं पहले दिन ही मतलब इन अ लाइट वे में बोलती हूँ कि इट्स अ मैरिज, हम्म। और एवरी मैरिज इज डिफरेंट। हाँ, अलग अलग श्रोता है तो सामने वाले। हाँ, अलग अलग एनर्जी। एंड सेकेंडली, द ब्यूटी ऑफ आर स्क्रिप्चर इज कि आप सेम ही स्टोरी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप उसको रिव्यू कर सकते हो, इंटरप्रिट कर सकते हो, रिसाइट कर सकते हो, और कह सकते हो। तो एक ही स्टोरी आप 10,000 तरीके से कह सकते हो। तो हम्म। नयापन है, फ्रेशनेस है, इट्स नेवर ओल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज की डेट में अगर यूथ की बात करें, वो कथा को लेकर के और ज़्यादा वो और ज़्यादा उसको एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है वहाँ पर, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप क्राइसिस, क्योंकि आज की डेट में मैं एक एडवोकेट से बात कर रहा था एक पॉडकास्ट के दौरान कि ये डिवोर्सेस की बात है, शादी के पहले साल में डिवोर्सेस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज की डेट में ये मल्टीपल सोशल मीडिया ऐप है, लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस है, और वहाँ पर कहीं ना कहीं सटल वे में लोग रिलेशनशिप क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो वहाँ पर आध्यात्मिकता का रोल क्या है? वेरी राइटली सेड। आपने एक बहुत बड़ा इस समय का जो प्रॉब्लम पॉइंट पिन पॉइंट किया है। रिलेशनशिप्स, आप जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं और जो लोग नहीं हैं, आप देखना दोनों दुखी हैं। किसी को मीना मिल गई इसलिए दुखी है, और किसी को मीना नहीं मिली इसलिए दुखी है। दुखी तो दोनों हैं। किसी हम्म। को मीना न मिलने का दुख है, किसी को मीना मिल जाने का दुख है। सही। अ, लेकिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों है, पहले जड़ पे जाते हैं, फिर हम्म उसका रेमेडी जो भी हम्म है डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम इसलिए है, एज यू राइटली मेंशन,
टू मेनी ऑप्शंस, हम्म टू मेनी ऑप्शंस, और इसीलिए मन कहीं एकाग्र नहीं होता। मेरे को तो थाली में भी जब मैं जैसे मेरा नियम है, मेरे को जितना कम डिशेस होंगी मैं उतना अच्छे, ये आपने भी फील किया होगा। आप किसी शादी में जाओगे ना, भूखे लौटोगे। हाँ, ऐसा नहीं बहुत कि वहाँ पे खाना खराब है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स बिकॉज abundance ऑफ चॉइसेस। ऑफ चॉइसेस एंड यू फील एंड यू कम बैक होम हंग्री, और फिर घर आके किचन क्यों होता है? क्योंकि ये मन भटकता रहता। सिर्फ एक ही वानगी होगी खिचड़ी होगी। तो भरपेट खा सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप में ही ऐसा हो गया ना, जैसे अमेजोन में जाके ये मोबाइल, ये नहीं, ये कार, ये ये कपड़े, तो कपड़ों तक ठीक है। ठीक है, अब हाँ। आजकल वो जो मैट्रिमोनी साइट होगी, हम्म उसमें भी यूं नो, हम्म राइट स्वैप, हम्म लेफ्ट स्वैप, ये अच्छा नहीं है। हम्म अरे यार, तुम कपड़े ले रहे हो, हम्म एक जीता जागता इंसान अपनी हम्म लाइफ में इनवाइट कर रहे हम्म हो। तो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन हो गई है। हम रिलेशनशिप में भी आजकल उस तरीके से आते हैं जैसे हम मिंत्रा में शॉपिंग कर रहे हो, अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो, ओह या और रिटर्न पॉलिसी, पसंद नहीं आया तो 7 दिन में हाँ रिटर्न। वो हाँ आदत हो हाँ, चुकी है ना, सही बात वो आदत हो चुकी है। पसंद नहीं आया, 7 दिन में, 30 दिन में अटेंशन रिटर्न। स्पान ही नहीं है। हाँ, अमेजोन वाले नहीं आते पिकअप करने, हाँ रिटर्न कर दिया। और यही है, नहीं पसंद आया, अभी तो रिलेशनशिप में आओ, नहीं पसंद आया तो 30 डेज में रिटर्न। हम्म सो ये एक ये मोर चॉइसेस एंड मोर सैडनेस। हम्म तो ये एक बड़ा कारण है, किसी एक पे फोकस नहीं हो पाता है। सेकेंडली, जो मैं मानती हूँ कि आजकल आज की लाइफ और आज से हम हमारे फादर या ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ में, आपने ये काफ़ी बात सुनी होगी कि हम तो इतना देखने नहीं जाते थे, डेटिंग नहीं करते थे, माँ बाप ने जो तय किया उससे शादी कर लेते थे, और फिर भी हमारी तो चल रही है, 50वीं हम्म सालगिरह, 50th एनिवर्सरी, गोल्डन एनिवर्सरी सब मनाते चल हैं। जाता है। आजकल नहीं हो पाता, कितना देख परखने के बाद क्यों? एक रीज़न मैं बताऊँ, स्मॉल साइकोलॉजिकल इफेक्ट। आज से 40 साल पहले भी एक दिन कितने घंटे का था? 24 घंटे का। आज 24 घंटे का आज से 50 साल बाद भी वही रहेगा। वही रहेगा, डिफरेंस नहीं आया है। अब देखो ब्यूटी, देखो आज से 40 साल पहले एक दिन में करने वाले काम कितने कम थे? सही बात है। दैट मीन्स यू हैड मोर टाइम। हम्म समझ रहे हो? एंड आज एक दिन में, मतलब 24 घंटे में करने वाले काम कितने हैं? आप दिमाग खत्म हो जाएगा, उतने काम है, चेक लिस्ट पे चेकलिस्ट भरते जाते हैं। इतने काम है कि आप सोच नहीं सकते। और मतलब डाइवर्स इतने काम है। हम्म तो अब जब टाइम की इतनी किल्लत है, आपने ये सुना होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हर बंदा बड़े शहरों से लेकर, आप पहले तो छोटे ये छोटे रोग, बच्चे बोलते हैं। पहले तो ये रोग बड़े शहरों में था, मेट्रो सिटीज में था, अब तो गांव में भी है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और जब टाइम नहीं होता है, तब सबसे पहले टेकन फॉर ग्रांटेड कौन लिया जाता है? आप जिसे वो शादी में जाते हैं खाना खाने, हम्म 50-60 डिशेज है, ठीक है, तो आपका मन क्या करेगा, क्या जाके खाए? मिठाई खाने ऐसे। मिठाई खा लेते हैं, या या पकोड़े खा हाँ लेते हैं, या जो घर पे नहीं रोज मिलता वैसे ही चीजें खाएंगे ना। हाँ अब दाल रोटी तो रोज घर पे मिलती है, तो वो उसमें भी रखी होगी ना शादी में। लेकिन आप क्या सोचते हो, वो तो कल घर पे वैसे भी खाने, इधर नहीं खाना, इधर फैंसी चीजें खाते हैं। हम्म तो क्या ग्रांटेड लिया? दाल रोटी को, जो रोज मिल रही है उसको ग्रांटेड ले लिया। जी। वही चीज रिलेशनशिप में अप्लाई होता है हम्म कि टाइम कम है और ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, कुछ कर एक्टिविटी के ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, टाइम कम है। तो सबसे पहले टेकन फॉर ग्रांटेड कौन लिए जाते हैं? जो हमारे साथ लोग रोज रोज जुड़े जो हुए हमारे हैं, साथ जो हमारे कनेक्टेड। नजदीकी रिलेशनशिप्स हैं, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब पाइल अप होता है, और इट एंड्स इन अ वेरी बैड शेप। और एज अ स्पिरिचुअलिस्ट आप इसको किस तरीके से देखते हो? कथा का या स्पिरिचुअलिटी का ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या योगदान हो सकता है? बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, बिकॉज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, या कोई आपके साथ रिलेशनशिप में तभी खुश रह सकता है जब आप अपने साथ खुश हैं। वाह क्या बात है। अगर हम ही हील्ड नहीं है, सही हम बात, हम ही हम खुद टूटे अपने हुए आप को हैं, बोर कर रहे हैं तो लोग तो बोर ये होंगे ही।
दूसरी भी तरीके, जैसे हम ही खुद टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, हम ही खुद अच्छा फील नहीं करे अपने बारे में, तो हमारे साथ कोई रहेगा वो कैसे खुश होगा? तो नेगेटिव एनर्जी हम पास ऑन करेंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, हमको अंदर से स्ट्रांग कर देता है, तो हमको अंदर से फुलफिल्ड, वही बात हो गई लव एंड हम्म पर्पस। तो ऐसा पूरा होलिस्टिकली फुलफिल्ड बना देता है कि हम तो खुश रहते ही हैं, साथ में हम्म जो हमारे साथ रहते हैं वो खुश हो जाते हैं। और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जो दो लोग एक साथ अपना लाइफ बिताना चाहते हैं, हम्म उनको सिर्फ एक ही फंडा लाइफ में क्लियर होना चाहिए कि तुम दोनों की खुशी में ही तुम दोनों की खुशी है। तुम दोनों की खुशी में ही तुम दोनों की खुशी है। सो एक भी गिरा हैप्पीनेस कोशेंट में, इम्पैक्ट पूरे रिलेशनशिप में आता है। तो स्पिरिचुअलिटी काफी हील करता है। इन अ वे में आपको एक तो कथा में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जाए तो ज्यादा फायदा है, आपको लगता है ऐसा? हाँ, एक पर्सपेक्टिव में और देती हूँ आपको इसका। जैसे आपने कई बार ऐसा फील किया होगा, तो हम किसी ना किसी तौर पे तो किसी के साथ रिलेशनशिप में है ही, या हम्म बॉस सबॉर्डिनेट का हो गया, सास बहू का हो गया, पति पत्नी का होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वोट हाँ फ्रेंड्स, हाँ, सो व्हाट्सोएवर, मेनी। किसी के साथ तो कुछ भी रिलेशनशिप में हो। हम्म तो अभी हमारे अंदर इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई है कि हमें किसी की बात बहुत खराब लगती है, तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं कुछ बोल दिया गुस्से में तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब आ सकती हैं, इसका हम्म परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें पता है कि अभी मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो हम्म ये हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? तुमने मन में दबा लिया, तो मन में दबा लिया तो फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। आह, हम्म आह। अब तुमने फ्रस्ट्रेशन अंदर तो है भरा हुआ, तुमने कुछ बोला नहीं तो वो तो बच गया, लेकिन तुम तो समस्या में हो, तुम हम्म तो इश्यू में हो, तुम तो प्रॉब्लम में हो। हम्म स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, वो फ्रस्ट्रेशन को ही पनपने नहीं देता है। हम्म तो दोनों चीजें, बाहर नहीं बोला तो वो तो सेफ है, लेकिन स्पिरिचुअल अगर इंसान होगा अंदर तो से भी अंदर हील। से भी खुद भी अच्छा ही रहेगा, वो भी सेफ रहेगा, तुम भी सेफ रहोगे। तो तो ये रूट काफी कोज के ऊपर इम्पेक्ट करता है, आई थिंक। राइट। और भागवत कथा और शिव कथा, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है? भागवत कथा प्रिडोमिनेटली श्री कृष्ण के चरित्र पर आधारित है, और शिव कथा जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही शिव। शिव जी के ऊपर है। शिव जी भी एक बहुत बड़ा अपने में ही विषय है। और अ, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में बहुत सारा कुछ लिखा गया है, बोला गया है। लेकिन शिव जी एक ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है, ऐसे मिस्टीरियस देवता हैं, अ, जिसकी गुत्थी सुलझी नहीं है अभी तक। तो बहुत ही मिस्टीरियस से भगवान है, और उनकी बहुत सी रोचक कथाएं हैं। शिव जी आर्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शिव जी साइंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शिव जी कला, विज्ञान और साहित्य, बोलते हैं सारी लैंग्वेजेस उन्हीं में से आई हैं। तो काफ़ी एक बहुत बड़ा, अपने में ही एक बड़ा शास्त्र है शिव पुराण। तो दोनों का पूरा फ्लेवर अलग है। और सेंट्रलाइज मैसेज क्या है, अगर सेंटर मेन क्रक्स बोले शिव कथा का, तो वो क्या है? शिव कथा का मेन क्रक्स जो हो, तो वही है कि व्यक्ति अपने लाइफ के जिस किसी सर्कमस्टांसिस में है, वहां से वहां से अल्टीमेट तक कैसे पहुंचे। ओ। अब सोचो, ये एक सीढ़ी है, हम्म। तो कोई सीढ़ी के इस पायदान पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई वहां पे ऊपर होगा। होगा, कोई तो सीढ़ी जानता भी नहीं है कि सीढ़ी है, या सीढ़ी के एकदम विरुद्ध दिशा में खड़ा होगा। जहाँ पे भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, वहाँ से अपनी श्रेष्ठ कैपेबिलिटी पर पहुँचना, और फिर उससे आगे एक स्टेप आता है, जीव शिव बन जाना। हमारे यहाँ पे कथाओं में हम कहते हैं कि जीव और शिव का मिलन हो जाता है, तो दैट्स यूनिफिकेशन। और शिव को योगीश्वर भी कहते हैं। योगीश्वर जो खुद योग करते हैं, योग से, अच्छा, पूरा योग शास्त्र जो है पूरा उन्हीं में से आया है, तो पूरा योगीश्वर भी उनको कहते हैं। तो वही है योग,
जीव का और शिव का मिलन योग। सो शिव पुराण का पूरा क्रक्स जो है वही है कि जीव शिव कैसे बन सकते हैं, शिव शिव की आराधना ना करे, शिव बना कैसे जाए। अद्वैतवाद जिसको मतलब उसके साथ कनेक्शन जी, जो जो वेदों का जो निचोड़। मुख्य सार है अहम ब्रह्मस्मि, तो मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के अलावा मैं कुछ डिफरेंट नहीं हूँ। तो वो अल्टीमेट पोजीशन वही शिव पुराण की पूरी यात्रा है। तो ये जीव में शिव की आपने बात बोली, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है हिंदू हिंदू फिलोसॉफी में, उसको बोलते हैं पुनर्जन्म। कि जहाँ पर बोलते हैं कि कोई बंदा जो होता है वो एक के बाद दूसरा जन्म लेता रहता है और अल्टीमेटली वो ईश्वर के साथ कनेक्ट होता है, तो उसको आप किस तरीके से देखते मैं हो? बहुत उसको साइंटिफिक मानती हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा इसमें डिटेल में। पुनर्जन्म को मैं कोई कथा या कोई अंधविश्वास या कोई सुपरस्टिशन नहीं मानती, मैं उसको 100% साइंटिफिक मानती हूँ। इसका रीज़न है आत्मा क्या है, तो वो एक एनर्जी है। जैसे ये बल्ब चल रहा है, कोई लाइट चल रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है। तो देख नहीं सकते, मतलब वो है, वो ऊर्जा है, इसीलिए वो ये सब प्रकाशमान हो रहा है। और इसीलिए बॉडी तो बॉडी ही है। अगर एक आत्मा नाम की एनर्जी चली जाए तो यही हाथ यही पैर काम नहीं करते, मतलब दैट्स एन एनर्जी फॉर्म। और एनर्जी का साइंटिफिक रूल है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। वो मारा नहीं जा सकता, जन्माया नहीं जा सकता। तो ये आत्मा क्या है, उसको नहीं जन्म दे सकते ना मार सकते हो, बस एक रूप से दूसरे रूप में वो रूपांतरित होता रहता है। सो वेरी आई फाइंड इट वेरी साइंटिफिक। और भगवान कृष्ण जो है वो भगवत गीता में बोलते हैं कि जो बंदा मरते टाइम पे जो सोच रहा होगा उस हिसाब से उसका नया जन्म बनता है। तो कोई बंदे ने पूरे जिंदगी अच्छे काम किए, मरते टाइम पे अगर गलत थॉट आ गया तो उसकी तो पूरी लाइफ वेस्ट हो गई। तो मतलब ये कई बार कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी लोग तो सोच दिए इसको। शेयर मार्केट में बहुत सारा कमा लिया कमा लिया कमा लिया, लेकिन एक जो स्लम्प आया, वो हो सकता है ना। हाँ। तो यही है कि हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमारे कर्म, ऐसा नहीं कि कुछ अच्छे कर्म कर लिए, कुछ अच्छा पुण्य का बैंक बैलेंस जमा कर दिया तो अभी तो अपने फ्रीडम है, जो कुछ चाहे करो। तो हम्म। यही कर्म का यही सिद्धांत ब्यूटीफुल इसीलिए है कि यू हैव टू बी अवेयर एवरी टाइम कि हमें अच्छा ही करना है। कुछ भी बुरा किया तो सारे अच्छे पर पानी फिर सकता है। तो वही है। हम्म। और जो बुरा होता है वो ज़्यादा आइज कैच कैच कर लेता है। और जैसे नींद में है, तो नींद से उठेंगे तो जैसी रात के समय सोते समय पहले जो मनोस्थिति होती है, वही जनरली उठते समय होती है। अगर हम्म। अच्छा सोच के सोओगे तो अच्छे या। ऊर्जा के साथ उठोगे, गंदा सोच के उठोगे तो फिर वही सुस्ता हाँ। होगे। वही डेथ इज अ परपेचुअल स्लीप। ओ। मृत्यु क्या है, वो चीर निद्रा है। चीर यानी लंबे टाइम तक होने वाली निद्रा है। सो डेथ इज अ परपेचुअल स्लीप, चीर निद्रा है, लंबे टाइम तक सो रहे हो। ऐसा। आजकल कई लोग कंफ्यूज होते हैं हिंदुत्व और सनातन को लेकर के। तो ये सनातन धर्म एक्चुअली है क्या, और हिंदुत्व से ये कुछ अलग है या दोनों सेम है? उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। सनातन का मतलब होता है जो नया भी नहीं है और जो पुराना भी नहीं है। सनातन माने एटर्नल, जो हमेशा से था, है और हमेशा से रहेगा, तो सनातन है। हम्म। हिंदुत्व की परिभाषा, पहले तो जो हिंदू शब्द है काफी नया सा शब्द है। उस शब्द को कॉइन हुए भी 150 साल हुए होंगे, 150 साल से पुराना शब्द भी नहीं है। हाँ। हमारे आप किसी भी स्क्रिप्चर्स में आप देखोगे, गीता में, भागवत में, शिव पुराण में या कोई भी उपनिषद में, कहीं पे भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलता है। ओ। एक भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये कंपैरेटिवली बहुत नया शब्द है, जो यहाँ पर आक्रमण करने वालों ने ये शब्द दिया है कि जो सिंधु नदी के पास रहते हैं वो हिंदू हैं। तो काफ़ी नया शब्द है। लेकिन जैसे कल्चर बदलते हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, तो उस हिसाब से भाषा, लैंग्वेज, नए नए शब्द आते हैं और वो अपना महत्व धारण कर लेता है। तो आप सनातन धर्म कहो या हिंदुत्व कहो, तो पैरेलली कुछ फर्क नहीं है, ये सिर्फ नया नाम दिया गया है हिंदुत्व। हम्म। बाकी जो है कि इस धरती पर जो आर्यवर्त, जो आर्य भूमि है, जो ये आर्यवर्त की जो धरती है,
उस पर रहने वाले लोग कैसे सोचते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रिलेशंस रखते हैं, और हम्म कैसे अपने लाइफ के बारे में और सुप्रीम ट्रुथ के बारे में, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या गहन विचार है उनके, वो सारों को जो मिलाया जाए तो वही सनातन धर्म है। और उन सारे प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में आप एकदम मजबूत ठोस तरीके से अमल में लाओ, और अपने आप को सेफ गार्ड करो दूसरों से। जो दूसरे आजकल बहुत सारे कुछ हो रहे हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं, धर्मांतरण की प्रक्रियाएं हो रही हम्म हैं, तो अपने आप को सेफ गार्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन सारे जो 500 साल 700 सालों का ये जो पूरा आक्रमण या शोषण, लूटपाट, हत्याएं, ये सब जो है उसका ये रिस्पॉन्स है। हम्म। और वो, मैं मानती हूँ, अपने आप को सेफ गार्ड करना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये वो कल्चर है जिसने 500 सालों से आक्रमण देखे हैं, और आज भी वो कन्वर्जन देख रहा है। वो कल्चर कांस्टेंट बेसिस पे, ये एक लौता ऐसा कल्चर है जिसने दुनिया पर कहीं पे कब्जा करने वो लोग नहीं गए। द ओनली कल्चर इन द वर्ल्ड जो कभी भी अपनी जमीन को छोड़कर किसी और पर कब्जा करने नहीं गए, किसी को मारने नहीं गए, किसी को लूटने नहीं गए, लेकिन अपना बचाव करने का अधिकार तो सबको है। तो ये जो आप रिस्पॉन्स देख रहे हो, वो अपने कल्चर को, अपने लोगों को, अपनी संस्कृति को जो बचाने का जो है, वो रिस्पॉन्स, उसको हम हिंदुत्व कह सकते हैं। हम्म और कन्वर्जन या ब्रेन वॉश बहुत सारे हो रहे हैं। तो वो ज़रूरी है, हिंदुत्व का विचार कि हम कैसे करके अपने उन भाइयों तक पहुँचें, अपने उन भाइयों बहनों तक पहुँचे जो कि बहुत वल्नरेबल है ये कन्वर्जन की सिचुएशन में। हम्म भारत के कितने राज्यों में कन्वर्जन, जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, धार्मिक रूपांतरण हो रहा है, हम्म। वो अपने यहाँ पे अच्छी जगह पे, अच्छे शहर में, अच्छे गांव में बैठकर पता नहीं चलता, लेकिन उस वल्नरेबल लोगों की समाज में आप देखो तो आपको पता चले कि ये कैसे सोसाइटी को, समाज को, ऐसे कल्चर को, देश को नुकसान कर रहा है। क्योंकि रिलीजियस कन्वर्जन इज द मोस्ट irreligious thing people can do. या It's the most irreligious thing to convert somebody from one religion to another. हम्म वो आप लालच दे के करो, जबरदस्ती से करो, गन पॉइंट पर रख के करो, ब्लैकमेल करके करो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, दैट्स द मोस्ट irreligious थिंग टू डू। हम्म और उसका रिस्पॉन्ड हमें बहुत स्ट्रांग तरीके से देना चाहिए एज अ कल्चर, एज, हम्म। या, आई स्ट्रांगली बिलीव दिस। और उसमें आप सोशल मीडिया का क्या रोल देखते हो? जैसे आप सोशल मीडिया पे आपको करोड़ों लोग देखते हैं, करीबन 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आपको सोशल मीडिया पे देखा है। अ, और मल्टीपल यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पे भी आपके लाखों फॉलोअर्स है। अ, कि जहाँ से लोग आपकी जो स्पिरिचुअल जो बात आप जो कहते हो वो उनको सुनते हैं, तो आपको एज अ सोशल मीडिया का किसमें इसमें कितना रोल है कि जो आपने जैसे बोला कि वो वल्नरेबल लोग हैं वहाँ तक पहुँचना, या हमारे धर्म की या हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की जो बात है वो उन तक पहुंचाना, क्योंकि धर्म अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है, जो वैल्यूज की जो आप बात करते हो, तो उसमें सोशल मीडिया का रोल आप कितना देखते हो? बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इस सोशल मीडिया से एक काम तो ये हुआ है कि जो समझदार युवा हैं वो जागरूक हुए हैं कि अपनी लाइफ तो अच्छी है, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, जो पहले ये जागरूकता नहीं थी, बोलते हैं कि सब सब अच्छा ही तो होता है, हम्म अपने साथ अच्छा है तो दुनिया में सब अच्छा ही होता है। लेकिन ये सारे केसेस देखकर जागरूकता ये आई है कि नहीं, इट्स नॉट ऑल वेल, हर जगह पे हर कोई खुश नहीं है। हम्म और काफ़ी वल्नरेबल, जैसे मैंने कन्वर्जन के हम्म उस पे, या लोभ देकर, लालच देकर, चीटिंग करके, आजकल आप काफ़ी देख रहे हो हम्म कि कोई और रिलीजन के हैं और किसी लड़की को कुछ और हम्म रिलीजन के बताकर उसके साथ प्रेम संबंध में आना, हम्म वो हो रहा है। हम्म ये सब हो रहा है और ये सब लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। हम्म एंड वो युवाओं को जागरूक करता है। और काफ़ी सालों से इस पर बहुत अच्छा काम किया, हमारे साधु संतों ने बहुत अच्छा काम किया है इस विषय पर, हमारी कथाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र में आप चले जाओ तो पांडुरंग पांडुरंग शास्त्री जी, दादाजी थे, हाँ। तो उन्होंने काफ़ी ऐसे समाज को, काफ़ी ऐसे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को कि जो ऑन द वर्ज थे,
उस या चीज़ के खतरे में थे, उनको वहाँ से सेफगार्ड किया, कैसे जागरूक किया कि हमारा कल्चर क्या है। तो ये ऐसी चीज़ें जो कई सालों से होती आ रही हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू और गति से और इंटेंसिटी से हो सकती है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन को आप कहीं न कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे आपने स्टार्टिंग में कथा स्टार्ट की थी। उस टाइम पे आप कहीं न कहीं लोगों को जो बात करती थी, आपके वो पर्सनल लेवल पे भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एज़ अ सोसाइटी भी आपको कहीं न कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ लग रही है। आपके ओवरऑल बर्ड व्यू आपका उसमें क्या है? नहीं, मैं ओवरऑल में अगर देखूँ, मेरे को जो लास्ट 6-7 सालों में जो डिफरेंस फील हुआ है, 7-8 सालों से जो डिफरेंस फील हुआ है कि अ, हम लोगों में, भारत के लोगों में, हमारे भारत के कल्चर के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति और हमारे धर्म के प्रति पहले कुछ शर्म देखी जाती थी युवाओं में। कोई लोग को तिलक करने में शर्म आ रही है, या मंदिर जाने में शर्म आ रही है, या आरती करने में शर्म आ रही है, जो अपनी जो कल्चर है, अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है। आज तो मैं ऐसा देखती हूँ कि लोगों ने सब वो शर्म निकाल दी है सही बात कि है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोले तो ही हम सोफिस्टिकेटेड हैं। वो जो पहले, आज उल्टा चेंज हो रहा है। दैट थिंग इज चेंजिंग। हुँ। एंड कुडोज टू ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने ये चेंज लाने में अपना भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लाया है। जी। कि ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश जानते हैं वही बुद्धिमान है, या सर्टन कपड़े पहनते हैं वही कुछ ज्ञानवान होते हैं। बुराई नहीं है, इंग्लिश इज अ वेरी गुड लैंग्वेज एंड आई लव इंग्लिश। हुँ। पर ये जो पूरा वातावरण देश में बनाया गया था बहुत सालों से, हुँ, हुँ। बहुत दशकों से, कि इफ़ यू डोंट ड्रेस सर्टन वे, आप अमुक तरीके से कपड़े नहीं पहनते या अमुक लैंग्वेज इंग्लिश ऐसे नहीं बोलते, तो आप कूल नहीं हो, आप बहुत आउटडेटेड हो। आजकल आप देखना कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी प्राइड, उसकी गौरव अस्मिता बहुत बड़ी है। जी, जी। रीजनल जो कलाकार होते हैं, हुँ। फोक फोक सॉन्ग्स गाने वाले, हाँ। लेखक होते हैं, उनकी भी बहुत, ये क्या दिखाता है कि लोगों में अपनी भाषा को लेकर, अपने रूट्स को लेकर जागरूकता आ रही है। एंड आई थिंक इसमें सोशल मीडिया का और करंट पॉलिटिकल रेजिम, जो ओवरऑल सिचुएशन है जो देश में, और उसमें सब जो मिलजुल के, सारे फैक्टर्स मिलजुल के अभी ये है कि आज की युवा इन 2024 इज मोर रिस्पेक्टफुल फॉर देयर कल्चर, मोर एक्सेप्टफुल फॉर देयर कल्चर। एंड वो तो ठीक है, एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उसका प्रचार करने में हम शर्माते नहीं। हुँ। So we firmly say कि नहीं, I am proud to be an Indian, and I'm proud to be a Hindu, I'm proud to be a भारतीय। So वो जो sense of pride, अस्मिता जिसको बोलते हैं, that has changed and that I've experienced, कि जो कथा के शुरुआती दिनों में, and now I'm sure everyone is feeling, आप जिससे भी मिलो, वो काफ़ी एक बड़ा चेंज है। फ्यूचर में आप क्या देखते हो इसको? ये ट्रेंड कंटिन्यू हो लगता है आपको रहेगा? मुझे थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि हिंदू जाग तो जाता है लेकिन हिंदू सो भी जाता है बहुत जल्दी। हिंदू को सोने में भी टाइम नहीं लगता। तो ये जो अब जागे हैं तो वो जागना बना रहे, और अब कभी सोए नहीं। जो पिछली गलतियां हुई हैं कुछ सैकड़ों साल, जो कुछ भी हुँ, हुँ। एज अ कल्चर, एज अ रिलीजन हमने फेस किया, या हमसे कुछ चूक हुई, गलती हुई, वो हम वापस ना करें, हम टुकड़ों में ना बढ़ जाएं। जो हमारी वीकनेस का एक मुख्य कारण जो माना जाता था, कि हम इतने बटे हुए थे कि किसी आक्रमणकारियों को हमें तोड़ने में बहुत आसानी हो जाती थी, बिकॉज हम टुकड़े में बटे हुए थे। हम हुँ। जात में बटे हुए थे, हम पात में बटे हुए थे, हम प्रदेश में बटे हुए थे, हम भाषाओं में बटे हुए थे। तो हम इस इसमें न बटे, हम एक हों, हम एक हों और हम नेक हों। तो मैं यही सारे सनातन धर्मावलंबियों से, हिंदुओं से, मेरे भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि हिंदू जाग तो जाता है लेकिन सो भी जाता है, हुँ, तो अब हुँ। सोए ना। और एज़ अ पर्सनल लेवल पे आपका ये जो मिशन है कि जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी को, ये कथा जो है उनको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, ये वैल्यूज़ को, तो आपका फ्यूचर में क्या प्लानिंग, आप क्या करना चाहते हो? मेरे को मेरे 5 मिनट के बाद का भी प्लानिंग पता नहीं है। हुँ। जब सौंप दिया डोर उसके हाथों में, अब ये वही, मैं बिकॉज मैं ये, अब काफी लोग बोलेंगे कि ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, ऐसा तो थोड़ी होता है बिना प्लानिंग के।
मैं इसीलिए ये कह रही हूँ क्योंकि एक नेशनल चैंपियनशिप में क्रिकेट प्रोफेशनली खेलने वाली लड़की वहाँ से कॉरपोरेट में, और कॉरपोरेट से यहाँ पे आपको कहीं भी कुछ संगतता लगती है, तो मैं कैसे प्लानिंग करूँ कि मेरा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं क्या करूँगी। ये है कि जो भी करेंगे बहुत ही निष्ठा से, प्रामाणिकता से, ऑनेस्टी से, अ, जैसे मैंने बोला, लव एंड पर्पस आर द टू कोर सेंटर्स, इथोस, वो अपना कर करेंगे, और जो भी करेंगे उसको पूरी निष्ठा आपका क्या से। पर्पस है लाइफ का? हैव यू नो आपने कभी उसके बारे में खुल के बात की हो? यही हमारे जो नगेट्स हैं, स्पिरिचुअल नगेट्स हैं, या इथोस हैं, देखिए ये टाइम एंड टेस्टेड वैल्यूज। वैल्यूज हैं, और ऐसे ही नहीं कि वो ऐसे ही चल रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों ने उनको चलाया है। या कार अपने आप नहीं चलती, कार को चलाने वाले लोग चाहिए। सो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो ये है कि मैं ये मानती हूँ कि अब जो हमारे उम्र की जो पीढ़ी है, जो उस फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस कि हम उस पोजीशन में हैं कि उस मशाल को अगर हमारे हाथ में है तो वो हम उसका प्रकाश अपने अंदर भी उसकी ज्योति रहे, और हम जहाँ पर ले सकें, क्योंकि ये ट्रांसफर रुकना नहीं चाहिए। हजारों सालों से कुछ चल रहा है और वो अचानक से 2030 तक खत्म हो गया है, उसका मतलब हम ही जिम्मेदार हैं। सो ये रुकना नहीं चाहिए, ये चलता रहना चाहिए। वही पर्पस है, जो चला आ रहा है उसको चलाते रहना है। जो अच्छी चीजें हैं इस कल्चर की, टाइम टेस्टेड, जो अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें होती हैं वो तो अपने आप मर जाती है, क्योंकि टाइम रूपी जो ये समय रूपी जो अजगर है ना, वो निकल जाता है खराब चीजें। अब कल्चर में कुछ टाइम सती प्रथा ही वो गलत चीज थी, तो निकल गई ना। गलत होता है वो अपने आप निकल ही जाता है, अच्छे को चलाते रहना पड़ता है। तो ये है कि जो अच्छी बातें हैं वो चलती रहे हमारे माध्यम से और पहुंचती रहे। दैट्स द पर्पस। और उसके वेज काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन कोर पर्पस ये है कि वो बस चलता रहे, दैट या जर्नी शुड कंटिन्यू। यानी कि वो बॉडी इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन चला रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो पूरी धारा है वो यस, वो इम्पोर्टेंट है। यस, पहले के टाइम पे ऐसा देखा गया था कि जो कथाकार होते थे बड़ी एज के होते थे, 50 60 70 साल के लोग होते थे, वो कथा वाचन करते थे, उसका रसपान कराते थे। आज की डेट में कई आपकी तरह कई यंग कथाकार हैं, तो जो लोग कथा का या स्पिरिचुअलिटी का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाना, वो उनको लगता है कि यार ये मेरा कॉल हो सकता है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो भी करो निष्ठा से करो, जो मैंने वही बोला, निष्ठा से करो, और हृदय से निकली हुई बातें हृदय तक पहुंचती हैं। या तो ये वो माध्यम है जिससे आपका परिवार का पालन पोषण भी हो सकता है, लेकिन आप ये माध्यम को सिर्फ वहीं तक सीमित रखोगे तो बहुत ही एक छोटी सी सोच हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, आप उसको उस तरीके से देखिए जहाँ से हम हमारा फुलफिलमेंट होता है, भरण पोषण भी होता है, लेकिन कितने लाखों करोड़ों लोगों तक, उनके हृदय तक हम पहुंच सकते हैं, ये उसका एक जरिया है, मार्ग है। सो इसको कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। इसकी जो मर्यादा है उनको अपना कर चलें, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं तो हर टाइम डरती रहती हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हर टाइम अपने आप को जागरूक रखना पड़ता है कि सब अच्छा ही हो, अपने से कभी कुछ गलत ना हो, जाने अनजाने किसी भी तरीके से। सो उस जवाबदारी को, निष्ठा को गंभीरता से, जो सिंसियरिटी, वो मैं कहना चाहती हूँ, इस उस सिंसियरिटी को रखें, और हैव फन इन लाइफ, और ऐसा सिंसियर हो मतलब जाना फन चाहिए। भी होना है, लेकिन और यस, सिंसियर वो यस, सीरियस नहीं होना लाइफ में यस, बहुत ज्यादा। सिंसियर एफर्ट होने चाहिए, पर फन लविंग हो, खेलो कूदो आनंद लो, हाँ लाइफ के अलग अलग फ्लेवर्स हैं, उनके मजे लो। सीरियस नहीं हो जाना है, सिंसियर रहना है। तो यहाँ पर देखिए मर्यादा की आपने जैसे बात बोली, अलग अलग जगह पर लोग बैठते हैं, उसको बोलते हैं आसन, बोलते चेयर है, वॉट एवर, लेकिन यहाँ पर जो कथा जो सुनाने बैठते हैं वो आसन को व्यासपीठ बोलते हैं। तो हाँ। व्यास जी ने ये परंपरा स्वयं शुरू की थी। तो व्यास और वाल्मीकि जी
अगर हमारे कल्चर में नहीं होते तो हम मैं मानती हूँ हम कल्चरली बहुत रिच नहीं होते जितने अभी हैं। तो भगवान व्यास ने और वाल्मीकि जी ने दोनों ने रामायण, महाभारत, भागवत, शिव पुराण, ये सारे ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र, ये सब हमको देकर इस कल्चर को कितना रिच बनाया है। तो व्यास जी से ये परंपरा शुरू हुई, व्यास जी के बाद उनके पुत्र, फिर उनके शिष्य, फिर शिष्य के बाद शिष्य, सो दैट्स अ एक परंपरा चालू हुई। तो व्यास जी ने ही ये परंपरा शुरू की थी, तो उस हिसाब से वो व्यासपीठ कहलाती है। तो वही बात है कि वो गद्दी बहुत ही जिम्मेदारी वाली होती है और बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, बहुत सिंसियरिटी से, निष्ठा से लिया जाना चाहिए। और वही है कि बस ईश्वर हमें उसी राह पर निष्ठा से, प्रामाणिकता से कार्य करने की शक्ति देता रहे। दैट्स ऑल। आजकल लोग कई बार बोलते हैं कि उनको भक्ति करनी है, उनको सारी चीज़ें करनी है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो करनी है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। टाइम का तो ऐसा है कि जो इम्पोर्टेंट लगता है उसके लिए निकल जाता है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं लगता उसके लिए नहीं निकलता। तो जो लोग ये कंप्लेन करते हैं उसका मतलब ये है कि वो इतने अभी गंभीर नहीं हुए, सिंसियर नहीं हुए, या उनको इतना अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है कि उसके लिए टाइम नहीं निकलता है। अदरवाइज अपने आप ही हो जाता है। जैसे मुंबई में रहने वाले लोग काफ़ी रिलेट कर पाएंगे कि समझ लो कि तुम रह रहे हो बोरीवली में और तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह रही है चर्च गेट में, तो बहुत दूर है, हम्म। ठीक है। लेकिन मिलने की अगर चाह हो ना तो टाइम निकल जाता है, कितना भी दूर हो तुम स्पेशल एफर्ट लेके। गर्मी में लोग 3-3 बजे समर्स में हम्म। जब सगाई होती है ना तब तो लोग बहुत कुछ करते हैं। हाँ, तो क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी है वहाँ पर। प्रायोरिटी है। तो अगर ये कुछ लोग जो ऐसा बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं है या अपने भक्ति के लिए टाइम नहीं है, तो वो वही रीज़न है कि अभी वो प्रायोरिटी में आया नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो अभी नहीं आया है तो वो कभी नहीं आएगा। देर कम्स अ टाइम, कोई एक शब्द लग जाता है, या कुछ एक्सपीरियंस लाइफ का ऐसा हो जाता है कि लाइफ टर्न हो जाती है। तो मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहती लोगों को कि कुछ भी करके यार 1 घंटा 2 घंटा निकालो निकालो निकालो। तुम्हें खुद ही फील होगा जब तुम उस जोन में आओगे, या लाए जाओगे, तब फिर तुम्हें वो टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, अपने आप से निकलता जाएगा। आपको लगता है आप इस चीज़ में बिलीव करते हो कि स्पिरिचुअलिटी में आना भी है वो अपने कर्मों के ऊपर, या वो आपको लाया जाता है? आप उस चीज़ को बिलीव करते जी, हो? जी। बहुत बिलीव करती हूँ कि हमारी अंदर की वायरिंग कुछ अलग प्रकार की होती है जिससे हम स्पिरिचुअलिटी को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई कोई लोगों की होती है, कोई लोगों की नहीं होती है। हम्म। अ, कोई टीचर होता है वो तो पढ़ाता सेम है, कुछ स्टूडेंट्स सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर की वायरिंग ऐसी है कि वो जो भी बोला जा रहा है वो कैच कर लेते हैं। तो ऐसा होता है कि यू हैव टू बी टीचेबल। ये लाइफ की एक बहुत बड़ी बात है। बी टीचेबल। यू डोंट नो एवरीथिंग, बी टीचेबल। तो तुमको कोई टीच करा सके, और ये हर किसी में नहीं होता है टीचेबिलिटी। मुझको कोई सिखा के जाए, ये गुण मेरे में हो, ये हर किसी में नहीं होता है। अगर वो है तो वो भी एक बड़ा ब्लेसिंग है। वो अगर, हाँ, आपके अंदर वो है कि कोई आपको सिखा सकता है, वो गुण भी अगर आप में है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और स्पिरिचुअलिटी भी मैटर करता है कि हमारी अंदर की वायरिंग कैसी है। उसमें भी मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म सब मिला के सबका निचोड़ होता है कि हम उस चीज़ के रास्ते में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमारी हम्म। वो वायरिंग है कि नहीं है। तो ये है, फ्यू पीपल आर बॉर्न फॉर इट, और किसी को कितना भी 80 साल तक समझ में नहीं आता है, और 5-7 साल के ध्रुव को समझ में आ जाता है। और अभी कुछ हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चन लेते हैं। सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, मैंने कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए। सो आर यू रेडी फॉर इट? कॉफी विद केविन। या ये बहुत बड़ी थेरेपी है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करें तो व्हाट इज योर फेवरेट स्पिरिचुअल बुक? जिसके, अच्छा रैपिड है तो रैपिड ही दूंगी। थोड़ा डिफरेंट आंसर है, द मेंस सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। वाह। जिसको इंडियन नहीं पढ़ना है या कुछ और पढ़ना है, फैंसी लोगों के लिए बोल रही हूँ। व्हाट इज योर फेवरेट डेटी, कृष्णा और शिवा और बोथ? बोथ, लेकिन शिव जी की तरफ ज्यादा झुकाव है मेरा।
उसमें भी फर्क पड़ता है, झुकाव वाला भी वो चीज रहती नहीं है। ऐसा नहीं होता है, वो अपना तरफ है, हाँ अपना अपना वायरिंग। भाव होता है वो। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? कहना मुश्किल है क्योंकि हम इतना ट्रैवलिंग करते हैं, कभी कहाँ पे होते हैं कभी कहाँ पे होते हैं, तो कभी बार 4 बजे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। हाँ, लेकिन आप दोनों, आपको चलता है सब सब चलता है। सब जगह से। हाँ हाँ, कोई बोले 4 बजे उठना है तो उठ सकते हैं, कोई बोले पूरी रात जागना है तो जाग सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग वाला लाइफ है। ये बाहर से कथा एज अ कथाकार, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अपने निकला, तो मैं यहाँ पर आपको पूछना चाहता हूँ। बाहर से लगता है कथाकार को सब लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत कई बार चैलेंजिंग भी होता होगा, एक जगह पे 3-3 घंटे, 4 घंटे बैठना, इतना बड़ा ट्रैवलिंग। तो ये कितना आपके लिए चैलेंजिंग है, आपको लगता है? तो मैं वो बोल रही हूँ कि वो व्यासपीठ पर बैठकर एक वो जोन ही अलग हो जाता है। मैं ऐसा अभी जो बोल रही हूँ, ये ऐसा नहीं कि उस समय पे कुछ एफर्ट डाल के अलग कर रही हूँ, वो नेचुरल है, वो फ्लो होता वो है। फ्लो है और वो उस जगह पे ही पॉसिबल हो, तो वो पूरा अलग होता है। और वो जहाँ उस टाइम पे जहाँ पे बैठते हैं, तो हमारे 6-6 घंटे भी हुए हैं। एक बार ऐसा हुआ है कि हमने 3 बजे से, दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, अब आप घंटे गिनो कितने होते हैं, तो इतने भी ओह, होते हैं। तो ऐसी भी कथाएं हमने की हैं। और ऐसा तो, पर वो समय और वही है, लोगों की एनर्जी, वो व्यासपीठ की एनर्जी, गद्दी की एनर्जी, वो जो हमारे सामने भागवत पोथी होती है उसकी एनर्जी, तो मैनेजेबल हो जाता है। बाद में वाह। रात रात में फिर तकलीफ होती है, तकलीफ पर तो उस समय में कुछ नहीं लगता है। वाह। वन वर्ड टू डिस्क्राइब सनातन धर्म? एटर्नल, टाइमलेस। योर गो टू मंत्रा फॉर पीस? बुक पढ़ो, मैं तो यही करती हूँ, या किंडल या बुक। और कभी आओ घर पे, लाइब्रेरी मेरी देखो, वेरी स्वीट, मेरी एसेट है, मिल्कत बोलते हैं ना। आज के डेट में बहुत कम लोग ऐसा बोल पाएंगे कि मेरी बुक क्या, जो वो है मेरी देखो एसेट है। सोना चांदी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो मेरी जो भी मिल्कत है वही है। और ये है कि उसमें से किसी को लेना अलाउड नहीं है, सिर्फ देख के वापस रख दो। फेवरेट प्लेस फॉर मेडिटेशन? आप मेडिटेशन करते हो? और मेडिटेशन की ब्यूटी वही है कि उसमें प्लेस की रिक्वायरमेंट ही अगर हो तो समझ लो कि डिस्टर्ब्ड हो। ओह नाइस। वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर एस्पायरिंग स्पिरिचुअल स्पीकर्स? बी ऑथेंटिक। ये तो दोनों के लिए लागू पड़ेगा, स्पिरिचुअल स्पीकर और स्पिरिचुअल सीकर। वेरी गुड। टी और कॉफी? एक भी नहीं, मैं नहीं पीती टी कॉफी कुछ भी। इसीलिए हमने यहाँ पर पानी रखा है। योर मोस्ट मेमोरेबल लाइव इवेंट लोकेशन? हर जगह बहुत मज़े आए हैं। जो अ, कुछ ऐसा कि जहाँ पर आपको भावनगर, हैदराबाद, मुंबई, हर जगह बहुत अलग अलग प्यारे प्यारे लोग हैं। अ, हर जगह, एवरीवेयर। a sport you love besides cricket? टेनिस। Oh, मेरे को अभी भी कभी मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम मिले तो मैं टेनिस की कोचिंग लेना चाहूँगी, प्रोफेशनल कोचिंग। कभी ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा कीड़ा है, mm-hmm, अ, मन होता है, टेनिस अच्छा लगता है। mm-hmm. वन मिसकंसेप्शन अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आपको क्या लगता है, कौन सा कि वो मिसकंसेप्शन आपको बोरिंग बना देता है, कि वो मिसकंसेप्शन है, लाइफ को और ज्यादा रोमांचक बनाता है? इंटरेस्टिंग बना देता है। क्योंकि Oh, आपके पास कितने अलग अलग डीप शैलो हर किस्म के पर्सपेक्टिव होंगे। अब कोई शैलो सी लाइफ जी रहा है, उसके पास क्या ही बातें होंगी करने के लिए। सो yeah. आई बिलीव स्पिरिचुअलिटी से इंटरेस्टिंग हो जाता है इंसान, लाइफ बबलिंग हो जाती है, उसकी एंथुजियास्ट। कॉन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। Yeah. A quote that inspires you? बी टीचेबल। Your favorite festival? नवरात्रि। या गुजराती को नवरात्रि से कोई अलग नहीं कर सकता। ट्रेडिशनल अटायर और मॉडर्न आउटफिट्स? देखो समय बदलता है, पहनावा बदलता है। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई ट्रेडिशनल अटायर, बट आई वोंट से कि मैं उपदेश नहीं देती क्या, बी कंफर्टेबल जिसमें कंफर्टेबल हो। और अ, अपने वाले जो फैब्रिक हैं, और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, अगर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है,
कि अभी बहुत सारा पॉलिस्टर पहनने लगे हैं लोग, बहुत सारा नायलॉन, पॉलिस्टर, बहुत सारी जो हम्म फिरंगी सारी जो हम्म फैब्रिक आती है, ठीक है पहनो कभी कभी, ठीक है। पर जो हमारी यहाँ की जो पैदाइश है, इंडिया में जो फैब्रिक बनता है, खादी है, कॉटन है, सिल्क है, जूट है, कितनी वैरायटी है। मैं नहीं समझती कि दुनिया में किसी भी देश में फैब्रिक की इतनी वाइड रेंज होगी जो हम्म भारत के पास है। तो एक्सप्लोर करो यार, भारत की बहुत सुंदर चीजें हैं। हम्म a moment when you felt deeply connected to the divine. एवरी टाइम जब कथा करते हैं, हर टाइम वो एक्सपीरियंस रहता है। डीपली कनेक्टेड हो तो ही हो पाता है, वरना हो ही नहीं सकता। Social media platform you use the most. यूट्यूब, मैं समझती हूँ यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है। आज की टाइम में कोई कॉलेज ना भी जाए, सही तो बात। यूट्यूब से तुम किसी भी, तुम इंजीनियर बन सकते हो यूट्यूब से। तुम क्या नहीं उसमें है सीखने जैसा, बहुत सब कुछ कुछ यूट्यूब। राइट, उसको राइट वे में इस्तेमाल करने की जरूरत। योर फेवरेट स्पिरिचुअल स्टोरी टू टेल। मेरे को शिव पार्वती विवाह की जो कथा है वो सुनाने में बड़ा आनंद आता है। क्या ब्यूटीफुल सा लव मैरिज। सो वो लव मैरिज था शिवा और पार्वती का। जी जी, प्रपोजल पार्वती जी ने किया है। देखिए हाँ। आप सोचो कल्चर का क्या पावर है, इतने हजारों साल पहले हुए लिखी हुई कथाओं में, अ फीमेल प्रपोजेस एंड मेल एक्सेप्ट्स इट। कि मैं मतलब, आजकल ये होता है ना कि प्रपोजल तो लड़का ही करना चाहिए, वो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सो ये ब्यूटी है शिव जी और पार्वती जी। लव मैरिज है और पार्वती जी ने इनिशिएट किया है, तो उसको तपस्या का नाम देंगे। उन्होंने तपस्या की, फिर शिव जी प्रसन्न हुए, तो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। वन हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ। स्पोर्ट्स। ओह। it it has become a habit. व्हाट इज नेक्स्ट ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी? Keep moving. एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने डिटेल में इतने खुल के और इतने ये कुछ ऐसे हेवी सवाल लगते हैं कई बार, लेकिन आपने उसको बहुत ही लाइट वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उनका जवाब दिया। और मुझे भी इस चीज़ का पूरा विश्वास है कि जो भी लोग इनको सुनेंगे उनको डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी, उनको कहीं ना कहीं लाइफ का एक अलग पर्सपेक्टिव जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।